चलिए एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल एवर्स एंड बायोलॉजी बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम 12 का जेनेटिक्स चैप्टर का अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो निश्चित रूप से जो है परीक्षा में लड़ने वाला है, इसको आप बिना स्क्रिप्ट किए लगभग 25-30 क्वेश्चन को इसमें डाला गया है, इसमें डाले हैं। इसको निश्चित रूप से देख लीजिए, है ना। तो और यह पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है ना। तो चलिए इसको देखा जाए बारी बारी से क्वेश्चन, और यह एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ करके तैयार किया हुआ है। इसमें जो है आप लोगों को परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ गवाए जो है आगे बढ़ा जाए। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है शुरू से कहने का मतलब कि जो चैप्टर का अध्ययन किए हैं उसी अध्ययन के आधार पर जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है डालते गए हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन एराइज होता गया, क्वेश्चन मिलता गया, उस क्वेश्चन को बनाते चले गए हैं, है ना। आप लोग भी पढ़े होइएगा। और उसमें जो है इसको देखा जाए तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन दिए हैं, जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया है। या तो आप लोग भी जानते होइएगा, हम जानते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन अराइज होता है तो उसको शामिल करना बहुत जरूरी होता है। वंशागति नियम को किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था? तो वंशागति नियम को एक महान दार्शनिक ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, जो ऑस्ट्रिया के ब्रून के थे, है ना। उसमें तो बृहत आप लोग पढ़े होइएगा। यहाँ हम शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप तैयार कर रहे हैं, इसलिए उतना बृहत नहीं जाना है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने तैयार किए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति नियम को प्रतिपादित किए थे। और उन्होंने किस पौधों पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधों पर। किस पर? मटर के पौधों पर। तो मटर के पौधों पर क्यों किया था? क्योंकि इसमें जो है मटर के पौधों में अधिकांश जो है फिनोटाइपिक लक्षण होते हैं, अर्थात अधिकांश लक्षण इसके दिखते हैं। इस पर जो है आप और हम भी जो है अगर चाहेंगे तो मटर के पौधों को लेकर के इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसीलिए जो है इसकी सहूलियत के लिए और कई कारण हैं, इसीलिए मटर के पौधों का चयन, इनका जो है क्या कहते हैं, उम्र काल जो होता है, लाइफ स्पेन जो होता है कम दिनों का होता है, या लगभग सभी परिवेश में जो है आसानी से उगता है, सस्ते दर पर उपलब्ध होता है ना। इसीलिए जो है इन्होंने मटर के पौधों पर जो है लेकर के वंशागति नियम को प्रतिपादित किए थे। उसके बाद जो है 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर इन्होंने जो है मटर के पौधों में बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर के संकरण की क्रिया कराए और वंशागति नियम को प्रतिपादित किए, मतलब कि वंशागति नियम को बताए थे। उसके बाद जो है 7 वर्षों तक, कब तक? 7 वर्षों तक 7 नियम 7 वर्ष, और किसके द्वारा? टू ब्रीडिंग के द्वारा। किसके द्वारा? टू ब्रीडिंग। टू ब्रीडिंग क्या होता है बस अगला क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेंगे। टू ब्रीडिंग के द्वारा। किसके द्वारा? टू ब्रीडिंग के द्वारा। अब चलिए टू ब्रीडिंग क्या होता है, अगला क्वेश्चन हम शामिल किए हैं, एकदम एनसीईआरटी से तैयार किया हुआ। और आपको भी लगेगा जब आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपको भी लगेगा, क्वेश्चन सुन लीजिएगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं क्वेश्चन में दम है ना। और यह जरूरी है। परीक्षा के बाद तो निश्चित रूप से जो है आप पूर्णतः सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से लड़ा है ना। टू ब्रीडिंग क्या होता है? जब कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराई जाती है तो ऐसी क्रिया कहलाता है तरदूप प्रजनन सम। तरदूप प्रजनन सम, टू ब्रीडिंग। कहने का मतलब कि जब मटर के पौधों पर जो है मेंडल ने प्रयोग करना शुरू किया तो उन्होंने स्वसंकरण या स्वपरागण को अपनाया। स्वपरागण कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि 5 मटर के बीजों को लेकर के अगर हम पौधा तैयार करते हैं, पौधा तैयार करने के बाद जो बीज प्राप्त होता है उसी बीजों से प्राप्त पौधों में आपस में जो है संकरण की क्रिया करा करके फिर संतति की उत्पत्ति की जाती है, तो वही होता है टू ब्रीडिंग। तरदूप प्रजनन सम, है ना, स्वसंकरण भी इसको बोलते हैं। जो कि आप 1 जीन की वंशागति, 2 जीन की वंशागति में पढ़े होइएगा, स्वसंकरण की क्रिया कराई जाती है।
मतलब एक संकर संकरण और द्वि संकरण संकरण, इसमें जो है स्वसंकरण की क्रिया है। पहली पीढ़ी में जो प्राप्त होता है उसी में स्वसंकरण, फिर दूसरी पीढ़ी में प्राप्त होता है उसी में स्वसंकरण, उसी को कहते हैं टू ब्रीडिंग, तद्रूप प्रजनन सम। चलिए इसी में जो है अभी जो है चर्चा कर रहे थे एक संकर संकरण द्वि संकर संकरण। चलिए वहां तक हम लोग पहुंच गए। ऑब्जेक्टिव टाइप है, मेन पॉइंट को ही ले रहे हैं, है ना। प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाला लक्षण, यह बात भी आप लोगों को ध्यान देना है कि प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण होता है। और आप पढ़े होइएगा कि प्रथम पीढ़ी में जब एक संकरण संकरण हो या द्वि संकर संकरण हो, उसमें जो है पहली पीढ़ी में जो है कोई एक लक्षण ही दिखता है। वह कौन लक्षण दिखेगा? तो प्रभावी लक्षण दिखता है। कौन लक्षण? प्रभावी लक्षण दिखता है ना। और उसके जो और लक्षण जो होते हैं वह छुपे हुए होते हैं, जो अगले पीढ़ी में प्रकट होता है। एक संकर संकरण में द्वितीय पीढ़ी के संततियों में प्रकट होने वाला फिनोटाइपिक लक्षण है, प्रकट होने वाला फिनोटाइपिक लक्षण है। तो फिनोटाइपिक लक्षण का अनुपात जो होता है एक संकर संकरण, मतलब कि जब एक विपरीत लक्षणों को लेकर संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होते हैं उसमें जो लक्षणों का अनुपात होता है, हाँ पहली पीढ़ी में तो जो भी प्राप्त होते हैं वह जो है कोई एक प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा, और वहीं दूसरी पीढ़ी में जो प्राप्त होगा, दूसरी पीढ़ी में जो प्राप्त होगा वहां लक्षणों का अनुपात 3:1 होगा, अर्थात 3 एक जैसे होंगे और एक जैसे होंगे, है ना। अगर मान लीजिए लंबा बौना है तो 3 लंबा हो जाएगा, 1 बौना हो जाएगा, है ना। चलिए अगला जो है यह फिनोटाइपिक हो गया, अगला हो जाएगा जीनोटाइपिक लक्षणों का अनुपात। जीनोटाइपिक लक्षण जो है एक संकर संकरण में दूसरी पीढ़ी में प्राप्त होने वाले संततियों में जीनोटाइपिक लक्षणों का अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है। क्या होता है? 1:2:1 होता है। कहने का मतलब 1:2:1, एक और एक शुद्ध और 2 होगा मिश्रित, है ना। अब चलिए उसी तरह द्वि संकर संकरण में जो है द्वितीय पीढ़ी में संततियों में प्रकट होने वाला फिनोटाइपिक लक्षणों का अनुपात क्या हो जाएगा? 9:3:1। ध्यान दीजिएगा कि द्वि संकर संकरण की क्रिया जब कराते हैं, कहने का मतलब कि जब दो विपरीत लक्षणों को लेकर के संकरण की क्रिया कराते हैं तो उसमें पहली पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण प्रकट ही होगा, और वहीं जो है दूसरी पीढ़ी में जो स्वसंकरण के द्वारा संतति की जो प्राप्ति होगी उसमें लक्षणों का अनुपात होगा 9:3:3:1। इस अनुपात को याद रखना है निश्चित रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक संकर संकरण से प्राप्त वंशागति नियमों का सिद्धांत, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। एक संकर संकरण से प्राप्त वंशागति नियमों का सिद्धांत, तो पहला नियम प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम है विसंयोजन का नियम। एक संकर संकरण की जो क्रिया होती है उस संकरण में जो कराते हैं उसके बाद जो लक्षणों का प्रदर्शन जो होता है उसके आधार पर कई नियम निकलते हैं, कई सिद्धांत निकल रहे हैं, जो कि मेंडल साहब के द्वारा ही असर दिया गया था। तो कई सिद्धांत निकलते हैं तो कई नियम प्रतिपादित होते हैं। उसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम और दूसरा है विसंयोजन का नियम। यह आप लोग जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप पढ़े होइएगा, पूरा वर्णन के साथ पढ़े होइएगा। यह निश्चित रूप से जो है यह ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी आएगा, शॉर्ट और लॉन्ग में भी आ सकता है। प्रभाविता और प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, विसंयोजन, यह सब जो है आता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि एक संकर संकरण से कौन दो नियम निकलता है, प्रथम प्रभाविता का नियम और दूसरा जो है विसंयोजन का नियम। क्या ऐसा लग रहा है कि आपको जो है अगर एनसीईआरटी जो पढ़े होइएगा निश्चित रूप से आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ 100% एनसीईआरटी से तैयार किया हुआ है ना। और आपका क्वेश्चन जो भी अराइज होगा आप यह ध्यान रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन अराइज होगा वो एनसीईआरटी ही होगा, है ना। अगर जो है अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है तो आप पीछे हैं, आप एक एक पॉइंट को पढ़िए तो हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलेगा। अगर चलिए अगला क्वेश्चन इसी एक संकर संकरण में आता है सफेद गुलाब और लाल गुलाब।
यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। पहली पीढ़ी में प्रकट होने वाला लक्षण क्या बोले थे, प्रभावी, लेकिन ये देखिए यहाँ गड़बड़ाता है ना। सफेद गुलाब एवं लाल गुलाब के संकरण से प्राप्त होता है गुलाबी फूल। क्या प्राप्त होता है, गुलाबी फूल। तो गड़बड़ा गया ना, एक संकरण बोले थे कि पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण, यहाँ तो लाल सफेद और लाल गुलाब को जब संकरण की क्रिया कराते हैं तो गुलाबी फूल प्राप्त होता है। यहाँ जो है एक संकरण में पढ़े होइएगा सफेद गुलाब और लाल गुलाब, तो दोनों में से कोनो एक प्रभावी लक्षण, लेकिन यहाँ आ जाता है गुलाबी फूल, है ना। तो यहाँ जो है यह अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो है मेंडल के जो है नियम के अपवाद में आ जाता है, लेकिन वह नियम गलत नहीं है ना। यह किसको दर्शाता है, तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अपूर्ण प्रभाविता, है ना। मेंडल के नियम का अपवाद है सहलग्नता। क्या है, सहलग्नता भी एक अपवाद है। सहलग्नता में भी जो है पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में दूसरे टाइप का लक्षण प्रकट होता है, इसीलिए इसको अपवाद में रखा गया। क्या रखा गया है, अपवाद में। चलिए अगला देखते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह जो है क्वेश्चन पूछा हुआ, आप देखिएगा एनसीईआरटी में जो है बुक में दिया गया है क्लियर, और वही पूछता है। कहां से पूछेगा कोनो पते नहीं चलता है। क्वेश्चन को बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, गहराई से अध्ययन करना पड़ता है ना। पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। हमको लगता है कोई बतेबो नहीं किए होंगे अभी तक, है ना। और नहीं बताए हैं तो कोई बात नहीं है, अभी यहाँ समझ लीजिए कि पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें भी जो है कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा तब आप इसको समझ पाइएगा, लेकिन थोड़ा सा नाम से क्लियर है युग्मकों की शुद्धता का नियम, है ना। पृथक्करण में कहने का मतलब कि लक्षणों का अलग अलग होना, है ना। मानव रुधिर वर्ग ABO का नियंत्रक जीन है ना। मानव रुधिर वर्ग ABO का नियंत्रक जीन कहने का मतलब कि जब रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है तो वह जीन के आधार पर ही होगा, है ना। किसी भी प्रकार के जो है शरीर में संरचना हो या कार्य हो, वह जो है मुख्य रूप से जो है निर्भर करता है संगठन, कोशिका संगठन के आधार पर ही। तो वह जो है मुख्य रूप से जीनीय संरचना पर निर्भर करता है, क्या कहते हैं, रुधिर वर्ग, है ना। तो उसका नियंत्रक जीन कौन होता है, तो आई। कौन होता है, आई। और जीन आई के 3 एलील होते हैं, मतलब कि 3 इसको जीन आई को निर्धारित करने वाले 3 एलील होते हैं। तो वह कौन होता है, IA, IB एवं स्मॉल आई, है ना। IA, IB एवं स्मॉल आई, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, द्विसंकरण से प्रतिपादित होता है। जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे कि एक संकरण से वंशागति के नियमों का सिद्धांत तथा प्रभाविता और विसंयोजन, उसी तरह से द्विसंकरण से जो है प्रतिपादित होता है कौन, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। कौन सिद्धांत, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। यह भी आपको याद रखना जरूरी है ना। चलिए एक क्वेश्चन फिर पूछा हुआ आ गया है, किताब से ही लिया गया है। द्विसंकरण परीक्षार्थ संकरण का अनुपात है। द्विसंकरण परीक्षार्थ संकरण का अनुपात है। कहने का मतलब कि जब द्विसंकरण की क्रिया कराई जाती है तो उसमें जो जांच के लिए, परीक्षार्थ के लिए जो संकरण होता है, वह लक्षण जो होता है उसका अनुपात क्या होता है, तो 1:1:1:1:1:1:1:1:1। बस इतना ही याद रखना। अगर पढ़े होइएगा तो तब तो समझ गए होइएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, केवल इतना याद रखिएगा, द्विसंकरण परीक्षार्थ संकरण का अनुपात 4:1, है ना। क्या हो गया, 4:1 का अनुपात। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन, मटर के समान द्विसंकर संकरण होता है। मटर के जैसा भी एक ऐसा जीव है जिसमें द्विसंकर संकरण हो सकता है, और वह कौन है, तो ड्रोसोफिला है। क्या है, ड्रोसोफिला है ना। यह जो है ड्रोसोफिला एक ऐसा जीव होता है जिसमें जो है जैसे 2 जीन की वंशागति, मतलब कि एक साथ 2 विपरीत लक्षणों को लेकर के, एक तरफ
एक जीव शरीर में और फिर दूसरे तरफ दूसरे जीव शरीर में, दो लक्षण इधर से भी, दो लक्षण इधर से भी, जैसे मटर में कराते हैं उसी तरह ड्रोसोफिला में भी करा सकते हैं। चलिए अगला, चलिए रिकॉम्बिनेशन मैप तैयार किया गया किसके द्वारा? अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। रिकॉम्बिनेशन मैप तैयार किया गया। अब रिकॉम्बिनेशन मैप क्या होता है तो उतना तो नहीं बताएंगे, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन जोड़ दिए हैं जिससे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन मैप पॉइंट भी बहुत बड़ा है, आपको टीचर बताए होंगे, नहीं बताएंगे तो यहाँ से पढ़ लीजिए, इतना ही याद रखिएगा। रिकॉम्बिनेशन मैप तैयार किया गया था किसके द्वारा? अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट के द्वारा, है ना। एक ही, अगला क्वेश्चन, एक ही क्रोमोसोम के जीनों के बीच की दूरी को मापना। एक ही क्रोमोसोम के जीनों के बीच की दूरी को मापना क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेशन मैप। क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेशन मैप, है ना। आ गया समझ में, शॉर्टकट में, है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन जो अच्छा लगे उसको लिखते चलिएगा, लिखते चलिएगा। तो आप जब परीक्षा में जाइएगा तो उस समय वीडियो उल्टा करके देखिएगा, कहेगा कि देखो लड़का जो अभी मोबाइल देखता है, और उस समय परेशानी भी होगी। अगर लिखा हुआ रहेगा तो एक नजर में देखिएगा, आपका जो है पूरा हो जाएगा, है ना। चलिए रिकॉम्बिनेशन में क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन में अब जो है डीएनए से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ गया। डीएनए के एकल क्षार के परिवर्तन से होने वाला उत्परिवर्तन तो क्या होता है? डीएनए के एकल क्षार, डीएनए के एकल क्षार के परिवर्तन से होने वाला उत्परिवर्तन, एकल क्षार, क्षारीय युग्महीन बनता है डीएनए में, है ना। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना, नाइट्रोजनी क्षार है ना। एकल क्षार के परिवर्तन से होने वाला उत्परिवर्तन होता है तो कौन उत्परिवर्तन? बिंदु उत्परिवर्तन। कौन उत्परिवर्तन? बिंदु उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जब होता है तो विशाल परिवर्तन को प्रदर्शित करता है ना। वह बिंदु उत्परिवर्तन हो या कोई उत्परिवर्तन हो, वह शरीर में विशाल परिवर्तन को दर्शाता है। तो उसी में लिए है बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है, मतलब कि जब किसी के शरीर में एकल क्षार युग्म में परिवर्तन हो जाए, मतलब उत्परिवर्तन की क्रिया हो जाए, बिंदु उत्परिवर्तन हो जाए, तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? तो उसमें जो है अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक संरचना में परिवर्तन हुआ तो अनुवांशिक रोग लगेगा। अनुवांशिक रोग लगेगा दात्र कोशिका और रक्तता, सीकल सेल एनीमिया। इसमें आरबीसी की कोशिका का आकार बदल जाता है ना। हाशिए के आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाशिए का आकार का हो जाता है। आखिर वह आरबीसी जो है नॉर्मली काम करना बंद कर देता है समान रूप से। यह एक अनुवांशिक रोग है ना। एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से होता है तो मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार क्या हो गया? एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से होता है मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार के बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। अगला वीडियो में जो है जेनेटिक्स से संबंधित अगला वीडियो डालेंगे तो उसमें जो है हम चर्चा करेंगे, है ना। वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन जो है उसमें से पूछेगा मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमल जो है विकार जो होता है ना, तो उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो अभी बस इतना ही जानिए कि एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से होता है तो क्या होता है? तो मेंडलीय विकार होता है ना। मेंडलीय विकार का उदाहरण है, तो क्या उदाहरण है? देखिए मेंडलीय विकार कहने का, मेंडलीय विकार होगा तो अनुवांशिक रोग लगेगा। और अनुवांशिक रोग कौन कौन होते हैं इसको आपको याद रखना होगा, इससे भी क्वेश्चन बनाता है। सबसे पहला जो है यहाँ चर्चा किए हैं एनसीईआरटी के आधार पर, हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तीसरा है दांत कोशिका और रक्तता। चौथा है वर्णांधता। पांचवा है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसी तरह से कई ऐसे रोग होते हैं जो मुख्य रूप से जो है अनुवांशिक रोग होता है। और आप जानते हैं कि अनुवांशिक रोग जो है स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है, आपके शरीर को अंदर से खा जाता है। इसीलिए जो है
ईश्वर न करे किसी को इस तरह का रोग लगे, निश्चित रूप से जो है यह जो है रोग बड़ा ही घातक होता है ना। जैसे कि एक हीमोफीलिया की अगर छोटी सी बात करें तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त के थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी जो है उसमें शरीर में जख्म आ जाए तो जख्म आने के बाद रक्त स्राव इतना होगा कि वह जो है व्यक्ति उसी रक्त स्राव से मर जाएगा, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो बीमारी है उसके लक्षण जो है बहुत ही अत्यधिक घातक होता है। चलिए अगला देखते हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट। डीएनए की लंबाई निर्भर करता है तो किस पर? न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर। जितने अधिक न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने डीएनए की लंबाई अधिक होगी, है ना। कहने का मतलब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वही एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, यह सब जो है जितने अधिक होंगे उसकी लंबाई उतनी अधिक होगी। डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया? फ्रेडरिक मेस्टर। कब किया गया था? 1869 ईस्वी में। कब किया गया था? 1869 ईस्वी में। यह तो खोज किए थे, लेकिन डीएनए की संरचना का जो अध्ययन किए थे, द्विकुंडलिनी संरचना जो प्रस्तुत किया था वह वाटसन और एवं क्रिक ने किया था। कौन किए थे? वाटसन और क्रिक किए थे। और वह कब किए थे? तो 1953 ईस्वी में। कब किए थे? 1953 ईस्वी में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं तो किस बंधन के द्वारा? तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे, कौन किस बंधन के द्वारा, है ना, जुड़े होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन कितने कितने बंधनों से जुड़ा, अगला वीडियो में उसका क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, वो हम डाल देंगे, है ना। हाइड्रोजन बंध के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन। डीएनए में प्यूरिन बेस, एडेनिन प्यूरिन बेस रहता है। डीएनए में प्यूरिन बेस है। प्यूरिन बेस में कौन कौन रहता है? तो एडेनिन, गुआनिन। और डीएनए में पाइरिमिडीन बेस कौन होता है? तो साइटोसिन, थाइमिन। कौन होता है? साइटोसिन, थाइमिन, है ना। तो आज लगभग जो है 25-30 क्वेश्चन को डाले हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह लगभग पहला चैप्टर से तैयार किया गया है, कुछ दूसरे चैप्टर में प्रवेश किए हैं और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दूसरा चैप्टर में ही है और कुछ तीसरा चैप्टर में जो है 2-4 क्वेश्चन है उसको भी शामिल कर लेंगे दूसरा वीडियो में। 2-3 वीडियो होगा जेनेटिक्स का, है ना। 50-60 क्वेश्चन तो इजी बात है एक यूनिट से आना, है ना। उसके बाद जो है परीक्षा से पहले रिप्रोडक्शन भी डाल देंगे। परीक्षा से पहले हम प्रयास करेंगे बायोटेक्नोलॉजी भी डाल दें। इसी प्रकार से जो है हमारे चैनल पर बने रहिएगा तो आपको हमको आशा है कि आपकी तैयारी अधिक से अधिक हो पाएगी, आप अधिक से अधिक उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद।